प्रश्न। भाषा की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। भाषा का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, यह खुद समाज में अपना रूप ग्रहण करती है। भाषा साहित्य के माध्यम से संस्कृति की संवाहिका का कार्य करती है। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है तथा यह परंपरा से विकसित होती है। आइए इस विकासिक क्रम में हम भाषा की कई विशेषताओं को देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम के माध्यम से भाषा की विभिन्न विशेषताएं। नंबर 1 परंपरागत, नंबर 2 अर्जित संपत्ति, नंबर 3 अनुकरणजन्य प्रक्रिया, नंबर 4 सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया, नंबर 5 समाज सापेक्ष प्रक्रिया, नंबर 6 भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं, नंबर 7 भाषा का मानक रूप। नंबर 1 परंपरागत। भाषा एक दिन में नहीं बन जाती, बल्कि इसे बनने और पनपने में बहुत समय लगता है। इसलिए भाषा परंपरा से चली आ रही है। कोई व्यक्ति भाषा को अर्जित करके उसके विकास में तो योगदान कर सकता है, किंतु अकेला व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा का अस्तित्व तो समाज और परंपरा से ही संभव है। हाँ, विभिन्न संस्कृतियों के मेल से भाषा में नए नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों से उसके इतिहास की कहानी स्पष्ट झलकती है। नंबर 2 अर्जित संपत्ति। यह बात आप सभी जानते हैं कि बच्चा भाषा सीखकर जन्म नहीं लेता है। वह जैसे समाज में जन्म लेता है, वैसा ही व्यवहार एवं भाषा इत्यादि सीखता है। बच्चा घर में होने वाले कार्यों को देखता है और फिर खुद भी वैसा ही करता है। यदि किसी बच्चे को जन्म से ही जंगल में छोड़ दिया जाए, तब वह जंगली जानवरों की आवाज़ों को भली भांति सीख लेगा, लेकिन मनुष्य जाति की आवाज़ को समझ पाना उस बच्चे के मुश्किल हो जाएगा। अतः स्पष्ट है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि अर्जित संपत्ति है। बालक को जिस वातावरण में रखा जाएगा, वह स्वाभाविक रूप से वहीं की भाषा सीख लेगा। यानी भाषा का अर्जन वातावरण से होता है। प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का विकास एक सीमा तक ही होता है, परंतु अर्जित शक्ति के विकास की कोई सीमा नहीं होती तथा भाषा के शब्द भंडार की भी कोई सीमा नहीं होती है। नंबर 3 अनुकरणजन्य प्रक्रिया। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे स्वाभाविक गुण होता है। वास्तव में बच्चा ज़्यादातर शब्द अनुकरण द्वारा ही सीखता है। उदाहरण के तौर पर गाली यानी अपशब्द को बच्चा जल्दी पकड़ता है। समान आयु के बच्चों को आपस में खेलते रहने देना चाहिए, उससे उनकी भाषा का विकास होता है। नंबर 4 सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। हम भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं और यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता का प्रमुख कारण है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वरूप होता है, जो भाषा सीखने और अभिव्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा तकनीकी परिवर्तन भी भाषा पर धीरे धीरे अपना प्रभाव डालते रहते हैं। यह परिवर्तन ध्वनियों, शब्दों, वाक्य संरचनाओं आदि सभी स्तरों पर होते हैं। ये परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि इनका पता तत्काल नहीं लगता, किंतु कुछ दशक पूर्व लिखे साहित्य और वर्तमान साहित्य की तुलना करें तो सहज ही भाषागत परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 5 समाज सापेक्ष प्रक्रिया। भाषा के जन्म, विकास और प्रयोग के लिए समाज की आवश्यकता होती है। बालक समाज में ही भाषा सीखता है। समाज में व्यवहार के द्वारा ही उसकी भाषा विकसित होती है और भाषा का प्रयोग करके ही वह समाज में अपनी पहचान बनाता है। शुरू से आखिर तक भाषा समाज पर निर्भर होती है। वाणिज्य तथा व्यापार से लेकर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रंगमंच तक सर्वत्र ही भाषा का चमत्कार देखा जा सकता है। नंबर 6 भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं। भाषा एक नदी के जल के समान प्रवाहमान है, अतः इसका कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता है। जिन भाषाओं को व्याकरण के नियमों में बांधकर बहुत नियमित करने का प्रयत्न किया जाता है, वे भाषाएं केवल साहित्यिक भाषा के रूप में ही जीवित रह पाती हैं। संस्कृत भाषा भी व्याकरण से नियमित होने के बाद बोलचाल के क्षेत्र में सीमित होती चली गई। बोलचाल की भाषा कभी यथावत नहीं रह सकती, उसकी अभिव्यक्ति के रूप और प्रक्रम बदलते रहते हैं। जीवित भाषा की यही पहचान होती है। नंबर 7 भाषा का मानक रूप। यह बात सत्य है कि भाषा में लगातार बदलाव आते रहते हैं, परंतु प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा शिक्षक होने के नाते हमें शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा के इस मानक स्वरूप की तरफ आकृष्ट करना चाहिए, अन्यथा भाषा में इतनी ज़्यादा विकृतियाँ आ सकती है
कि उसको समझना ही दुष्कर हो जाएगा। लिपि की दृष्टि से भी टंकण की सुविधा को देखते हुए भारत सरकार के हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा की वर्णमाला का मानक रूप विकसित किया है। यहाँ मात्र इतना ही संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि भाषा तथा उसकी लिपि दोनों के ही मानक रूप का प्रयोग ग्राह्य तथा अपेक्षित है।